नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बारिश का मौसम हो रहा है। जो लोग दिल्ली से सुन रहे हैं वो जान रहे होंगे कि कैसा मौसम है। लगातार बरस जा रहा है। बताऊं मैं आपको, 2:30 बजे से बारिश हो रही है और लगातार हुए चली जा रही है। मेरे एरिया का तो ये हाल है कि पूछिए मत, सब बेहाल है, सब डूबा पड़ा हुआ है। फिर भी आपके लिए करंट अफेयर्स की जो एनालिसिस है वो मैं लेके आया हूँ, तो अच्छे से देखिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए जानते हैं आज के कुछ टॉपिक्स के बारे में, उसकी एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रीवांस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। दिस इज जस्ट रिलेटेड टू द ग्रीवांस रिट्रेसल मैकेनिज्म। उसमें अभी एक बहुत अच्छी चीज शामिल की गई है, टेक्नोलॉजी का तड़का लगाया गया है, तो उस पर बात करेंगे। सेकेंड इज उमंग ऐप। उमंग ऐप में भी कुछ जोड़ा गया है। कृष्णा एंड गोदावरी मैनेजमेंट बोर्ड्स, तो कृष्णा एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड्स, इनका जो वाटर डिस्प्यूट है इसको लेके बात करेंगे। फोर्थ इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, तो ये भी दोबारा से मतलब सुर्खियों में आ चुका है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। आत्मनिर्भर भारत रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, तो इस पे बात करेंगे कि किस तरीके से भारत जो है वो सेल्फ रिलायंट होना चाहता है रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। एंड फाइनली वी हैव एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स 2021 बाय बीईई, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। एंड फाइनली सम एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। सबसे पहली स्टोरी हमारी ग्रीवांस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों। देखिए हाल फिलहाल क्या हुआ है कि जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक ग्रीवांस मैनेजमेंट एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे से काम करेगा। यानी जो इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज की जाएगी दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एआई। ये अपने आप में पहला ऐसा प्रोजेक्ट है सरकार जिसमें एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इन सब चीजों को यूज कर रही है ताकि लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। समझ रहे हैं? पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, इस पे ध्यान दिया जा सके। इसमें जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट जो कर रहा है, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मदद कर रहा है टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट को लेकर, वो है आईआईटी कानपुर। It will automatically handle and analyze the complaints of the people and thus reduce human intervention, save time, bring more transparency in their disposal। तो इसका ये मतलब पूरा कारनामा है, तो बहुत अच्छी पहल है, ऐसा माना जा रहा है। इसे आप पायलट मॉडल भी कह सकते हैं, पायलट बेस्ड प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुली काम कर गया और लोगों की जो भी दिक्कत है, उनकी जो ग्रीवांसेस हैं, उनको इसने रिजॉल्व किया, तो फिर दूसरे मिनिस्ट्रीज में भी इसको लाया जाएगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इस एप्लीकेशन में इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाएगी जिससे वो कंप्लेंट्स को समझ सके, कंप्लेंट्स आ कहाँ से रही है उसको समझ सके, कौन सा उसका लोकेशन है उसको पिन पॉइंट कर सके, और फिर उस हिसाब से फिर पॉलिसी चेंज में जो भी होगा वो जरूरत उनको लगेगी तो वो चेंज कर पाएंगे। इट मार्क्स द इंट्रोडक्शन ऑफ एआई बेस्ड इनोवेशन इन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लगा, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ, पीआईबी की वेबसाइट से ही लेके आया हूँ। The success of this project in MOD will pave the way for extension of this application across other ministries, right? अभी हाल फिलहाल क्या हो रहा है, तो अभी पब्लिक ग्रीवांसेस के लिए DARPG नामक एक डिपार्टमेंट है। DARPG क्या है? DARPG इज डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। इनका एक पोर्टल है जिसको कहते हैं सीपी ग्राम्स, यानी कि सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें अभी तक सारे कंप्लेंट्स वगैरह बहुत बहुत मात्रा में दाखिले होते हैं और इनको ट्रैक किया जाता है, इनको देखा जाता है। तो अभी फिलहाल जो वर्किंग मोड में काम कर रहा है वो सीपी ग्राम्स काम कर रहा है, और किसके अंडर में काम कर रहा है, किसके सुपरविजन में काम कर रहा है, तो DARPG के सुपरविजन में काम कर रहा है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो ये चीज लेके आई है कि एआई पावर्ड वगैरह जो ग्रीवांस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब एक ऐसा ही लॉन्च किया था, सुपेस, जिसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, ताकि जो कोर्ट वगैरह हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाई जा सके। एआई बेस्ड पोर्टल है, फटाफट मतलब कौन कौन से केसेस मतलब जिनको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन कौन से केसेस जिनको प्रायोरिटी अभी नहीं दे सकते, टाला जा सकता है, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। सीजीआई ने ही इसे खुद लॉन्च किया था, तो सुपेस भी आप याद रखेगा, जो कि जुडिशरी के फील्ड में है, कोर्ट रिलेटेड मामलों को देखती है, राइट। सो दिस इज ग्रीवांस मैनेजमेंट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन एआई, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। अगली स्टोरी पे चले तो अगली स्टोरी है हमारी उमंग ऐप।
देखिए उमंग ऐप क्या है दोस्तों, उमंग ऐप का मतलब है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, राइट। तो हम बिल्कुल एक टेक्नोलॉजिकल एरा में आ चुके हैं, तो उस हिसाब से गवर्नेंस भी तो उसी हिसाब से चाहिए होगी ना। इस ऐप को सरकार ने बनाया था और ये बोला था कि ये ऑल इन वन सिंगल यूनिफाइड सिक्योर मल्टी चैनल मल्टीलिंगुअल मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है। अब बताओ, इतने सारे मल्टी चीजें तो इन्होंने ही बना दी, मल्टी डायमेंशन इन्होंने ही बना दिया, तो उमंग नाम तो देना ही था, राइट। इसमें भी हाल फिलहाल क्या हुआ कि जो मेटी है, मेटी ने इसमें मैप सर्विस भी इनेबल्ड कर दी है। अब इसमें क्या होगा कि जो सिटीजन्स हैं, जो जो उनके आसपास के इलाकों में जो जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो वो उसे ऐप के थ्रू देख सकते हैं, जैसे मंडीज, ब्लड बैंक्स, और भी बहुत सारी डिटेल्ड एंड इंटरेक्टिव स्ट्रीट एंड विलेज लेवल मैप्स, ये सब जो है दिखाई जा सकती है। और इसमें जो ये पूरा मैप वगैरह बनाने का काम जिन्होंने किया है, इसको जिस कंपनी ने अंजाम दिया है, दैट कंपनी इज नोन एज मैप माई इंडिया कंपनी, राइट। उमंग ऐप के थ्रू क्या होगा, इसमें ईज ऑफ लिविंग फॉर सिटीजन्स ये थोड़ी सी इंप्रूव होगी। गवर्नमेंट की जो जो सर्विसेज हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो, एजुकेशन हो, हाउसिंग हो, एनर्जी हो, एग्रीकल्चर हो, ट्रांसपोर्ट हो, इन सब में मतलब जो है फटाफट सर्विस अवेलेबल होगी टू द सिटीजन। तो सिटीजन सेंट्रिक तो है ही है, राइट। हाल फिलहाल इसको डेवलप किसने किया है, तो हाल फिलहाल नहीं, इसको डेवलप हालांकि किसने किया है, तो इसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का ही एक डिवीजन है, दैट इज नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, NEGD। तो इन्होंने उमंग ऐप को डेवलप किया है, तो इसको आप ध्यान रखना। हाल फिलहाल इंटरनेशनल वर्जन भी इसका लॉन्च हुआ है, दैट इज उमंग इंटरनेशनल, जो कि 2020 में लॉन्च किया गया था और उमंग के 3 साल को इसने मार्क किया, मतलब 2017 में से लाया गया था। द इंटरनेशनल वर्जन इज फॉर सेलेक्टेड कंट्रीज लाइक USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UAE, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। It will help Indian international students, NRIs and Indian tourists in abroad, right, कि वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से जो जो सर्विसेज अवेलेबल हैं, उन सब चीज़ों को वहाँ पे उनको मुहैया कराना। इट विल ऑल्सो हेल्प इन टेकिंग इंडिया टू द वर्ल्ड थ्रू इंडियन कल्चर सर्विसेज अवेलेबल ऑन उमंग and create interest amongst foreign tourists to visit India. Umang attained the best mobile government service award at 6th World Government Summit held in Dubai, UAE, फरवरी 2018। अब इसमें क्या होता है, जैसे पेंशन वगैरह भी इसमें आप आराम से निकाल सकते हैं। EPFO जो भी है, EPFO जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, राइट, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ से भी आप उमंग ऐप के जरिए सारी चीज़ें देख सकते हैं कि आपके पेंशन का कितना कितना क्या अमाउंट रहा, ये सब आप कर सकते हैं। सो सिटीजन सेंट्रिक है, पॉलिसी में काम करता है और ईज ऑफ लिविंग को जो है वो आसान करता है, राइट। सो दिस इज द सेकेंड स्टोरी, उमंग ऐप। याद रखना है, नाम याद रखना है, किसने बनाया है ये याद रखना है, क्या इसमें नई चीज़ें अभी हुई है, क्या हलचल हुई है, ये आपको याद रखना है, और इससे जुड़े हुए कुछ और मुद्दे भी आपको समझने हैं। ये इसका बहुत ही खूबसूरत सा इंफोग्राफिक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत इसे लाया गया है। अभी डिजिटल इंडिया की बरसी भी मनाई गई थी, उसके 6 साल कंप्लीशन होने की भी बरसी आई थी, राइट। तारीख आप बताएंगे कि कौन सी तारीख को डिजिटल इंडिया की मतलब एनिवर्सरी कंप्लीट हुई थी। नेक्स्ट हम बात करें अपनी अगली स्टोरी पे, दैट इज कृष्णा एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड। देखिए अभी क्या है कि सरकार ने अपनी राज्य पत्रिका में एक नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर द जुरिस्डिक्शन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड। तो इन मैनेजमेंट बोर्ड्स को लेकर उन्होंने कुछ नोटिफिकेशन दिया है कि देखिए आपकी जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ, आपके क्षेत्राधिकार किधर किधर है। द नोटिफिकेशंस प्रोवाइड द रिक्वायर्ड अथॉरिटी एंड पावर टू द टू बोर्ड्स इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिस्टेड प्रोजेक्ट्स इन गोदावरी एंड कृष्णा रिवर इन द 2 स्टेट्स। अब देखिए क्या है कि गोदावरी मैनेजमेंट बोर्ड है, कृष्णा मैनेजमेंट बोर्ड है। गोदावरी को साउथ गंगा भी कहा जाता है, राइट, दक्षिण गंगा। तो गोदावरी मैनेजमेंट बोर्ड है और कृष्णा मैनेजमेंट बोर्ड है, दोनों के अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अपने 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 अलग अलग प्रावधान है। अब इनके ऊपर एक एपेक्स काउंसिल बिठाई गई है जो इन दोनों को देखेगी। अब ये जो एपेक्स काउंसिल बनी है, ये किस एक्ट के थ्रू बनी है, तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत ये एपेक्स काउंसिल बनी है, जो इन दोनों का कार्य को देखेगी कि ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दैट इज नॉन एज एप्रा, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। अब ये जो 2 रिवर मैनेजमेंट बोर्ड्स हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो केंद्र सरकार अब इसमें बीच में आ गई। तो यहाँ अब आता है, अगर इनके बीच में किसी भी तरीके का वाटर डिस्प्यूट होगा
तो क्या संविधान में लेके कुछ प्रावधान है? तो बिल्कुल है। दैट इज इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। आर्टिकल 262 कहता है संविधान का, अनुच्छेद 262 संविधान का क्या कहता है कि इट प्रोवाइड्स फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। अंडर दिस आर्टिकल संविधान के पास यानी संसद के पास पूरी की पूरी छूट है कि अगर किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट, कंप्लेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल कुछ भी करना है तो आप उस पर कानून बना सकते हैं। पार्लियामेंट के पास ये पूरी पूरी छूट है। और इसमें पार्लियामेंट को इतनी छूट दे दी गई है तो कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, कोई भी अन्य कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब आपके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पार्लियामेंट में ऑल्सो प्रोवाइड दैट neither the Supreme Court nor any other court is to exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint। अब संविधान ने इसको लेके कुछ कानून बनाए क्या? मतलब संसद ने इसको लेके दो कानून बनाए। एक बनाया रिवर बोर्ड एक्ट 1956, एक बनाया इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, RBA, रिवर बोर्ड एक्ट 1956। इसमें बोला गया कि देखो क्या होगा भैया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक रिवर बोर्ड बनाएगी, वही रेगुलेशन का काम देखेगी, वही डेवलपमेंट का काम देखेगी रिलेटेड टू रिवर, राइट। और ये जो रिवर बोर्ड है ये तब इस्टेब्लिश किया जाएगा कि जब उसमें कोई कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट रेस करे या रिक्वेस्ट करे कि भैया आप एक बोर्ड बना दो, हमारे साथ ये पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक, बात समझ में आई? रिवर बोर्ड एक्ट 1956 क्या कहता है? रिवर बोर्ड एक्ट 1956 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेगुलेशन से लेके डेवलपमेंट से लेके सारी चीजें हैं, वही देखेगी। अब ये रिवर बोर्ड जब स्टेब्लिश किया जाएगा तो कंसर्न्ड जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जाके अगर रिक्वेस्ट करेगी तो रिवर बोर्ड बनेगा, और इसमें पूरा देखरेख का काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। बस इतनी बात ये करता है रिवर बोर्ड एक्ट 1956। जबकि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्राइब्यूनल भी बना सकती है एडहॉक बेसिस पे, ताकि कोई भी दो स्टेट्स के बीच में अगर पानी को लेके कोई समस्या उत्पन्न होती है या उनके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसको देखा जा सकता है। ट्राइब्यूनल जो केंद्र सरकार बनाएगी उसका डिसीजन फाइनल होगा और दोनों ही पार्टीज पर बिल्कुल पूरी तरीके से लागू होगा, बाइंडिंग होगा इन नेचर। नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज हैव जुरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर डिस्प्यूट विच मे बी रेफर्ड टू सच ट्राइब्यूनल अंडर दिस एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और अन्य दूसरे कोर्ट, इन सब के मतलब पावर को हटा दिया गया है। इनको बोला गया है कि ये आपका क्षेत्राधिकार नहीं है, आप इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये लाइन वगैरह आप याद रखेगा, ऐसे का ऐसा ही स्टेटमेंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और फिर वहां पूछा जाएगा कि बताओ भैया ये स्टेटमेंट सही है या गलत, राइट। तो बिल्कुल तैयारी बढ़िया रखनी है। अब ये पूरी टाइमलाइन है, वीडियो को पॉज करके आराम से इसमें देखिएगा कि 4 साल में 5 मीटिंग हुई है और फिर भी कोई मतलब रास्ता नहीं निकला है। रिलेटेड टू व्हाट? कृष्णा रिवर एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड्स। तो अभी देखते हैं इसमें आगे और क्या क्या हलचल होनी बाकी है। अगली इशू पे आते हैं। हमारी जो अगली स्टोरी है दैट इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अभी हाल फिलहाल इसकी 36वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अप्रूव किया है कि ये कुछ नए प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे उत्तराखंड के 6 नदियों के ऊपर, उनको रिजुविनेट करने के लिए, उनको दोबारा से मतलब जीवित करने के लिए, राइट। मतलब एक तरीके से पूरा चीज खराब हो चुका है ना। गंगा का क्या प्रोजेक्ट है, काफी सालों से रुका पड़ा है, कुछ पता नहीं चला, कुछ खबरें भी आई थी कि फंड्स वगैरह इधर से उधर किए गए हैं, राइट। अब आप सोच सकते हैं कि दोबारा से इसको जीवित किया जा रहा है, दोबारा से इसे अगर रिजुविनेट किया जा रहा है तो कुछ प्लान है सरकार के दिमाग में। द प्रोजेक्ट शैल कवर द 6 पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस इन द कुमाऊं रिवर। अब मैं आपको 6 नदियों के नाम पहले दिखा देता हूँ। ये है नदियों के नाम: भेला, ढेला, खींचा जिसे गोला भी कहते हैं, कोसी, नंदोर, पिलाखर। तो ये वो 6 नदियां हैं, कुमाऊं रीजन में आती हैं, उत्तराखंड के अंदर के आसपास में, राइट। जिसको रिजुविनेट करने के लिए 36वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अप्रूव कर दिए हैं। और ये सारा का सारा जो काम है किसके अम्ब्रेला के अंदर हो रहा है, किस टैग के अंदर हो रहा है, दैट इज NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। दिस वाज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी ऑन 12 अगस्त 2011 अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इट एक्टेड एज अ इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ NGRBA यानी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। इसके तहत ये मतलब काम करता है।
इसको बाद में फिर डिसॉल्व किया गया और फिर क्या बनाया गया, फिर बनाया गया नेशनल गंगा काउंसिल। अगर आपको पूरा नाम याद रखना है तो आप ये रख सकते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर। किसको डिसॉल्व करके बनाया गया, दैट इज NGRBA, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, राइट, जो कि EPA जो है आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके तहत उसका गठन किया गया था। अब इसमें लेटेस्ट अपडेट जरा हम देखें तो 5वां इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2020 ऑर्गेनाइज हुआ था 10 से 15 दिसंबर को, वर्चुअली हुआ था। इसमें रिवर्स की मैनेजमेंट, वाटर बॉडीज, उनकी डेवलपमेंट, कंजर्वेशन, इसको लेके पूरा मतलब फोकस रहा, फोकस एरिया यही था। साथ ही साथ गंगा को किस तरीके से साफ रखना है, किस तरीके से रिवाइव करना है, उसकी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी क्या क्या होनी चाहिए, इस पे बात की गई। वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ 5-year लोन टू द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जिसकी मतलब लागत लगभग 3000 करोड़ है, ताकि पॉल्यूशन वहां से हटाया जा सके, प्रदूषित गंगा को हटाकर स्वच्छ गंगा के रूप में लाया जा सके। सो फार 313 प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 25,000 करोड़ हैव बीन सैंक्शन अंडर दिस मिशन, लेकिन क्या डेवलपमेंट्स हैं कुछ पता नहीं चल पा रहा, राइट। देखते हैं कब तक होगा, गंगा कब तक आखिर साफ होती है, राइट। एक था ना राम तेरी गंगा मैली फिल्म से, सुनो कि गंगा तुम्हें क्या सुनाए, कि मेरे तट पे वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए, कि प्राण जाए पर वचन न जाए, राइट। चलिए, तो ये था गंगा से रिलेटेड। आज यहाँ भी बहुत बारिश हो रही है, तो छोटी छोटी मतलब यहाँ पर भी पानी के वाटर बॉडीज काफी देखने को मिल रहे हैं और दिख रहा है कि प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है। अगली स्टोरी पे आते हैं, आत्मनिर्भर भारत RE मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग। इसमें इंडिया का एक गोल है कि इंडिया अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट बनाना चाहता है, जिसको लेके भी हाल फिलहाल CII, जिसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहते हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी जो है वो ऑर्गेनाइज किया। इसमें उन्होंने कुछ बातें रखी, जैसे कि इंडिया हैड वन ऑफ द फास्टेस्ट रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन द वर्ल्ड। तो भारत के पास पोटेंशियल तो बहुत है इस चीज में काम करने के लिए। साथ ही साथ भारत ने COP21 पेरिस के तहत ये भी एक शपथ ली हुई है कि 2030 तक हम अपनी जो भी पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसमें से 40% जो है हम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से क्रिएट करेंगे। तो एक बहुत ही एम्बिशियस गोल है। साथ ही साथ 450 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट भी ले लिया गया है 2030 तक, और हर गांव, हर शहर, हर नुक्कड़ को स्कीम्स के तहत एक यूनिवर्सल स्कीम बनाई जाएगी, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना स्कीम, सौभाग्य स्कीम, राइट, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। It was the fastest and the largest expansion of access in the world. India has already touched 200 gigawatt of demand even when the effects of COVID-19 were still there. तो भारत ने COVID-19 के होते वक्त भी ये चीजें मतलब कंप्लीट की। अब भारत ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहा है। इस साल हमने देखा कि काफी सारे ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर सेमिनार्स, प्रोजेक्ट्स, स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं। अब एक और इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है ग्रीन अमोनिया का, कि भारत अब ग्रीन अमोनिया में भी काम करना चाह रहा है। तो पूरे कॉन्फ्रेंस में यही सारी बातें की गई, इसी पे पूरा ध्यान केंद्रित किया गया। अब ग्रीन अमोनिया क्या होता है दोस्तों? ग्रीन अमोनिया का मतलब होता है कि आप ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन का मतलब है कि अमोनिया को 100% रिन्यूएबल और कार्बन फ्री बनाना। तो क्या सर अभी वो कार्बन फ्री नहीं है? नहीं, अभी कार्बन फ्री नहीं है। अभी जिस तरीके से अमोनिया का प्रोडक्शन किया जा रहा है वो ग्रीन प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादातर SMR प्रोसेस से बनाया जाता है या फिर हैबर बॉश प्रोसेस से बनाया जाता है। SMR का मतलब है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस, जिसमें ज्यादातर मीथेन, वाटर, एयर वगैरह होती है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप बॉश प्रोसेस से जाएंगे, हेबर प्रोसेस से जाएंगे या SMR प्रोसेस से जाएंगे तो 90% कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रोड्यूस होता है और लगभग बहुत ऊर्जा की इसमें खपत होती है और 1.5 से 2% के आसपास में कार्बन एमिट भी होता है, राइट। तो इस वजह से अभी जो प्रोसेस है वो फुल्ली तरीके से ग्रीन नहीं है। तो इसमें बोला गया है कि हम इसे फुल्ली तरीके से ग्रीन बनाएंगे, ऐसा इन्होंने कॉन्फ्रेंस में बात की। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की यहाँ पे बात आई, क्योंकि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना हमने अपने हर सेशन में डिस्कस किया है। जहां भी पावर सेक्टर रिलेटेड मैंने आपके साथ सेशन किए हैं वहां मैंने उसे डिस्कस किया है, सौभाग्य स्कीम को। इस स्कीम को थोड़ा देख लेते हैं। इसका पुराना नाम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना था, बाद में इसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बनाया गया, जिसके तहत ये बोला जाएगा कि हम बिजली को, एक जो बिजली की जो अधोसंरचना है उसका जो वितरण है वो हम दूर दूर तक, दूर दराज इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में करेंगे,
ताकि सभी गांव तक, आखिरी गांव तक जो है मतलब बिजली पहुंचाई जा सके। फीडर सेपरेशन बना के देंगे, ट्रांसमिशन इंप्रूव करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इंप्रूव करेंगे, क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, रिलायबिलिटी इंप्रूव करेंगे। और इसमें जो एजेंसी इनकी मदद करेगा दैट इज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, RECL। तो ये वाला जो एजेंसी है, ये वाली जो एजेंसी है, इसमें इस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगी। तो एक तरीके से अपने आप में यूनिवर्सल स्कीम है जिसको लेके इस कॉन्फ्रेंस में बात की गई, राइट। तो इतना आपको जानना है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। कुछ आपके लिए इसमें यहाँ पे मैंने इन्फोग्राफिक्स लगा दिए हैं कि किस तरीके से ग्रीन अमोनिया का जो है मतलब आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये ग्रीन अमोनिया को लेके पूरी तरीके से मतलब दिखाया गया एक चार्ट है, बहुत बढ़िया, इसको आराम से देख लीजिएगा। हालांकि जरूरी नहीं है, बहुत टेक्निकल है ये। अगली कहानी पे आते हैं, दैट इज एनर्जी एफिशिएंसी 2021। एनर्जी एफिशिएंसी 2021। तो एनर्जी एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? देखिए, एनर्जी को एफिशिएंट बनाना, आप जो भी करते हैं उसमें एनर्जी लगती है, तो उसको एफिशिएंट बनाने की जरूरत है कि हम कम एनर्जी में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें, हम अच्छे टास्क, मैक्सिमम टास्क को हम परफॉर्म कर सकें। और जिससे क्या होगा, जो हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है और उससे हमारे को आउटपुट नहीं आ रहा, तो हम उसे एलिमिनेट कर सके, यार ये काम नहीं करना चाहिए। तो यही यही मतलब एक कॉन्सेप्ट है एनर्जी एफिशिएंसी का। अब इस एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स के तहत बहुत सारी चीजें की गई। जैसे कि बोला जा रहा है कि इंडस्ट्री के बाद 2030 तक, इंडस्ट्री के बाद सबसे ज्यादा बिजली की खपत जो होगी वो बिल्डिंग सेक्टर में होगी। बिल्डिंग सेक्टर का मतलब है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, जहाँ पे घर वगैरह रहते हैं, जहाँ पे आप और मैं रहते हैं, राइट। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इंडिया भी हाल फिलहाल, और 2030 में क्रॉस करके लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग सेक्टर बन जाएगा भारत के अंदर में। तो अब जब ये चीजें होंगी तो इसमें क्या है कि इसमें पूरा एक फ्रेमवर्क ढांचा तैयार करना जरूरी है कि एनर्जी एफिशिएंट हो सके, राइट। इसके लिए इको निवास संहिता बनाई गई 2018 में। इसमें क्या था, इसमें ये एक एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स launched by Ministry of Power with an aim to benefit the occupants and the environment by promoting energy efficiency in design and construction of homes, apartments and townships। इको निवास संहिता 2018 दिखाऊंगा, इंफोग्राफिक अभी बहुत बढ़िया चार्ट है आपके लिए। फिर ECBC कोड भी डेवलप किए गए 2017 में, जिसमें कुछ मानक रखे गए, मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड्स रखे गए कि देखो भाई इस तरीके से यूज करो, इफिशिएंटली इतना यूज करो, इससे ऊपर मत जाओ। जैसे आपको मैं क्लासिकल एग्जांपल बताता हूँ, अभी गर्मियां बहुत है, हमारे घरों में AC क्यों लगी हुई है? फॉर एग्जांपल मैं आपको जनरल एक बात बता रहा हूँ ECBC कोड को समझाने के लिए और एनर्जी एफिशिएंसी को समझाने के लिए। हमारे घरों में AC क्यों लगे हुए हैं? AC इसलिए लगे हुए हैं कि जब आपका मैक्सिमम टेम्परेचर आने लगे तो आप AC को थोड़ा सा ऑन करके अपने बॉडी को थोड़ा सा कूल डाउन कर सके, आसपास के एनवायरनमेंट को कूल डाउन करके फिर उसके बाद AC को आप ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन अब इस चीज को बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है। घंटों घंटों भर AC चलाए जाते हैं बंदे, राइट। मतलब गर्मी नहीं लग रही, कमरा चिल्ड हो चुका है, लेकिन फिर भी AC चला के बैठे रहते हैं। तो आप समझ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, ये आपको वेस्ट नहीं करना। तो ये इको निवास संहिता या ECBC कोड, इसमें ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, मिनिमम स्टैंडर्ड्स आपको बताए जाएंगे, गाइडलाइंस आपको दी जाएंगी कि आपको देखो ऐसे ऐसे करना है। और इसमें जो नोडल एजेंसी इसमें काम कर रही है दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसका गठन 2002 में किया गया था बाय द प्रोविजंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 with an aim to implement policy and programs in energy efficiency and conservation, right। तो ये था एनर्जी एफिशिएंसी 2021 से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ बातें। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये यहाँ पे आपके लिए कुछ इन्फोग्राफिक है, आराम से पढ़ लीजिएगा। इंडियाज प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडस्ट्रियल सेगमेंट हैज 56% शेयर इन टोटल एनर्जी कंजम्पशन, और 2030 तक बोल रहे हैं कि बिल्डिंग सेक्टर इसमें ऊपर आ जाएगा। MSME सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 20 to 25% ऑफ इंडस्ट्रियल एनर्जी कंजम्पशन। एज पर नेशनल स्ट्रेटेजी प्लान, इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज हाईएस्ट एनर्जी सेविंग पोटेंशियल बाय 2030। तो ये सारी बातें हैं, इसको आप देख लीजिएगा। इको निवास संहिता को लेके जैसे कि कितना हीट गेन लिमिट करना है, डे लाइटिंग को कैसे इंप्रूव करना है, नेचुरल वेंटिलेशन को कैसे इंप्रूव करना है, एनर्जी को एफिशिएंट बनाना ना, बेसिकली मतलब ये है उसका पूरा मतलब। इसमें एक संहिता आप समझते हैं ना, पूरा एक कोड बना के रख दिया गया है फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग सेक्टर, राइट। चलिए, तो ये हमारी स्टोरीज थी। मजा आया कि नहीं आया? सेशन को यार लाइक जरूर करना और दोस्तों को शेयर करना, दिखाना और बढ़िया नोट्स बनाना, क्योंकि ये सारे आपके एग्जाम में आएंगे। बहुत ही एनालिटिकल हैं ये टॉपिक्स,
ये ऐसे टॉपिक्स नहीं है जो आप मतलब इसको तुरंत याद कर सके, वन लाइनर्स नहीं है, दीज आर एनालिटिकल टॉपिक्स, और इससे कुछ भी स्टेटमेंट बना के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और डेफिनेटली जाएंगे। बहुत सारे सवाल इससे आएंगे, मैं आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी। कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में प्रीलिम्स आने ही वाला है। सो पहला हमारा था ग्रीवांस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, सेकंड हमने पढ़ा उमंग ऐप, थर्ड हमने पढ़ा कृष्णा एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड्स, फिर हमने पढ़ा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, फाइनली आत्मनिर्भर भारत रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी एफिशिएंसी 2021। चलते हैं अपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस में। कल जो हमने सवाल लिए थे कि पीथमपुर एशिया का सबसे बड़ा लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक नेट्रैक्स, ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है इंदौर में, और इंदौर आपको पता है कहाँ पर है, दैट इज मध्य प्रदेश। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी। विच टैक्स ऑन क्रूड पाम ऑयल वाज रिसेंटली रिड्यूस टू 10%? तो कस्टम ड्यूटी इसमें जो है वो रिड्यूस की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विच कंट्रीज नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे? तो इंडिया इज द राइट आंसर। सो तीनों का आंसर बी था, ट्रिपल बी। और मैं आपको बता दूं कि नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे जो है वो 15 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। आज के 3 सवाल आपके लिए रेडी कर दिए गए हैं। मानसून का महीना है तो सोचा मानसून पे एक सवाल बनाया जाए। तो नेशनल मानसून मिशन ये किसका इनिशिएटिव है? 4 ऑप्शन है आपके पास, जरूर आंसर दीजिएगा। सेकंड, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? 4 ऑप्शन अगेन आपके सामने है, मार्क कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, मोटिवेट रहिए, करके दिखाएंगे कि स्पिरिट रखिए। एंड फाइनली HL2M टोकामक रिएक्टर, जिसे आर्टिफिशियल सन भी कहा जाता है, इसको किसने डेवलप किया है? किस देश ने इसको डेवलप किया है? अमेरिका ने किया है, जापान ने किया है, चाइना ने किया है, रशिया ने किया है, किसने किया है? राइट। इकोनॉमिक क्रैकर का कोर्स चालू हो चुका है, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, दोस्तों को करवाइए। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है, मोस्ट वेलकम है आप सभी का। आइए, सीखिए, आगे बढ़िए। हम मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।